गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप कैसे हैं। आपका हमारी सौंदर्या आईएएस में स्वागत है। दोस्तों, हम आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर यह वीडियो हमने शूट किया है। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें। दोस्तों, कम से कम आप लोग हमारे वीडियो को 2 बार देखने का प्रयास करिए। अगर 2 बार वीडियो देखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा दोस्तों। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो पर्पज़ है, उसमें हम पूरी तरह से सफल होंगे और आपको अच्छी चीज़ें दे के आपको सिलेक्शन में एक भूमिका रोल अदा करेंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम दिल्ली दरबार के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, दिल्ली दरबार क्या है। दरबार जैसे पहले आप लोग जानते, दरबार का मतलब है राजा महाराजाओं का जो दरबार सजता था, लगता था, जिसमें एक बहुत ज़्यादा धन के खर्चे होते थे, हाथी, घोड़े और बहुत सारी चीज़ें होती थी। ठीक उसी प्रकार से यही कॉन्सेप्ट दरबार का है दोस्तों। और जो दिल्ली शब्द लगाया गया है, दिल्ली स्थान है, ये दरबार कहाँ लगता था दोस्तों? दिल्ली में लगता था। चूँकि हमारे देश पर ब्रिटेन का शासन था, तो ब्रिटिश किंगडम के द्वारा, ब्रिटिश शासक के द्वारा यहाँ पर दरबार के आयोजन किए जाते थे। दोस्तों, भारतीय इतिहास में 3 बार दिल्ली दरबार किए गए हैं। दोस्तों, हम 1 बाय 1 सबको देखेंगे। पहला दिल्ली दरबार जो हुआ था वो 1877 में हुआ था। दूसरी बार 1903 में हुआ था दोस्तों। तीसरी बार 1911 में हुआ था दिल्ली दरबार। ठीक है, अब हम लोग 1 बाय 1 सबके बारे में देखेंगे। पहला दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में। दोस्तों, इस दिल्ली दरबार का जो मुख्य उद्देश्य था, ब्रिटिश महारानी को भारत की सामग्री घोषित करना, यानी भारत की जो भारतीय साम्राज्य का जो प्रमुख है वो महारानी विक्टोरिया को घोषित किया गया था। दोस्तों, साथ ही रानी विक्टोरिया को केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। अच्छा, जो केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी दोस्तों, ध्यान रखना, गांधी जी को भी केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी, जो असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने वापस की थी दोस्तों। अच्छा, इसमें दिल्ली दरबार में 1877 में सामग्री घोषित की गई और केसरी हिंद की उपाधि दी गई। दोस्तों, तो ध्यान रखना, इन दोनों को देने के बावजूद महारानी विक्टोरिया ने कुछ घोषणा पत्र दिया था जो भारतीयों के लिए, और भारतीयों के लिए कुछ घोषणा में कुछ बातें बताई थी, और इसीलिए इस दिल्ली दरबार को घोषणा दरबार या प्रोक्लेमेशन दरबार भी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो 1877 के पीरियड में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये आपका कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए जान लीजिए। बेंजामिन डिज़रायली था। बेंजामिन डिज़रायली चूँकि अपने आप में महत्वपूर्ण नाम है, इसलिए इसका नाम हमने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। उस समय भारतीय जो वायसराय था दोस्तों, लॉर्ड लिटन था। लॉर्ड लिटन का पीरियड कब से कब तक है? 1876 से 80 तक है। दोस्तों, लॉर्ड लिटन वही है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, जिसने और क्या किया था? आर्म एक्ट लाया था, और इस तरह से भारतीयों को कंट्रोल करने की बहुत सारी गतिविधियां किया था, वही लॉर्ड लिटन था। इसी की सभी को कैंसिल करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को जाता है। दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखना। दूसरा चीज़ है, दिल्ली दरबार 1903 की बात करेंगे। दोस्तों, दिल्ली दरबार 1903 क्या है, इसको हम देखेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, ब्रिटिश शासक को अपने शक्ति प्रदर्शन करना था। सर, अपने शक्ति को प्रदर्शन करना था। क्यों? इसलिए करना था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का जो शासक था, एडवर्ड सप्तम, ब्रिटेन का जो शासक बनता है, राजा बनता है, एडवर्ड सप्तम की ताजपोशी होती है। दोस्तों, यह ताजपोशी 22 जुलाई 1901 को हुई थी, और उन्हीं के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दोस्तों, इसमें एक खास बातें हैं, उसको जान लेते हैं। दोस्तों, इस दरबार के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री आर्थर बेलफोर थे, तथा वायसराय लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, इसी के पीरियड में बंगाल डिवीजन हुआ था, आगे हमने बताया था। दोस्तों, अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो ये दिल्ली दरबार था 1903 वाला, यह सबसे ज़्यादा खर्चीला दरबार था, यानी इसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 2 चीज़ों को और ध्यान रखना है। अब तीसरे दिल्ली दरबार की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पहला दिल्ली दरबार में महारानी को सामग्री घोषित किया गया, केसरी हिंद की उपाधि। यह रट्टाफिकेशन मान लेना है दोस्तों, यही बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तीसरे दिल्ली दरबार का कोई क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा नहीं आया है दोस्तों, ये आने की संभावना है।
तीसरा जो दिल्ली दरबार था दोस्तों, आपकी परीक्षा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहीं से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे आईएएस में हो, पीसीएस में हो, किसी भी स्टेट का पीसीएस हो दोस्तों, चाहे यूपी हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, और इसके साथ रेलवे का है, एसएससी का है, हर में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये क्या था दिल्ली दरबार 1911, इसका क्या उद्देश्य था दोस्तों? एक्चुअली में जो 1905 स्वदेशी आंदोलन हमारे देश में चला था दोस्तों, तो 1905 से 1908 तक स्वदेशी मूवमेंट चला था। 8 में स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो गया था तिलक जी के जेल जाने के बाद, हमने बताया था। लेकिन दोस्तों जानते हैं कि उस समय लोगों की मजबूरियां विदेशी कपड़े खरीदने को मजबूर हो गई थी, लेकिन जो मैक्सिमम लोग थे, या जो ऐसा कह सकते हैं कि जो एलीट क्लास था, वो अब भी स्वदेशी कपड़े ही खरीद रहा था। और इसकी इस भावना से जो ब्रिटिश का मार्केट था, इकोनॉमी लेवल था, मार्केट था, पूरी तरह से गिर जाता है दोस्तों। तो ब्रिटिश जो जॉर्ज पंचम था, जो राजा था वहाँ का, और उसकी वाइफ है क्वीन मैरी, 1911 में भारत आते हैं दोस्तों। और उनके आने का जो मेन मोटो था, ये था कि वे भारतीय नेताओं से बातचीत करेंगे और ये बात करेंगे कि भाई आप ब्रिटिश सामान को पुनः परचेज करना आरंभ करिए और हम आपके हित के लिए कार्य करेंगे। कुछ ऐसा इरादे के साथ जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी पहली बार भारत आते हैं 1911 में दोस्तों। एक चीज़ और यहाँ पर मोटो ध्यान रखने वाली बात है कि यह पहला ऐसा मौका था सम्मेलन में जिसमें जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी भारत आए भी थे। बाकी 2 में जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी भारत नहीं आए थे दोस्तों, ये विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों। इसमें क्या कहा गया है इसको हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी जब भारत आते हैं दोस्तों, तो इनके आने की खुशी में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि शादी विवाह की खुशी में बारात के आने के वेलकम में गेट बनाया जाता है, तो ऐसे ही जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी चूंकि भारत पहली बार आए थे, तो आने के वेलकम में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है, ध्यान रखना। और अच्छा, एक और गेटवे ऑफ इंडिया से कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, ध्यान रखना। 1911 के पहले जो भी यूरोपीय लोग, खासकर ब्रिटिशर जब भारत आते थे ना, तो सूरत के रास्ते आते थे। कहाँ से आते थे दोस्तों? सूरत के बंदरगाह से आते थे, ये विशेष ध्यान रखना। सूरत के बंदरगाह से, कलकत्ता को गोला नहीं बना है। सूरत के बंदरगाह को मक्का का द्वार भी बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि सूरत के बंदरगाह से ही लोग मक्का भी जाते थे। लेकिन दोस्तों 1911 के बाद से जब ब्रिटिश भारत आता है, तो गेटवे ऑफ इंडिया के रास्ते ही आता है। और भारत से जब अंतिम बार ब्रिटिश फौज ब्रिटेन भी गई थी दोस्तों, तब भी गेटवे ऑफ इंडिया के रास्ते ही गई थी, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया से ही मिलता जुलता एक नाम है इंडिया गेट, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंडिया गेट कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में है। प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सिपाहियों के याद में गेटवे इंडिया गेट का निर्माण दिल्ली में किया गया था दोस्तों। इसका निर्माण 1921 से 31 के पीरियड में होता है। 21 में इसका जो नींव डाला था दोस्तों, ड्यूक ऑफ कनाड के द्वारा डाला गया था। और इसके आर्किटेक्चर कौन थे दोस्तों? एडविन लैंडसियर लुटियंस। लुटियंस भर याद रखना, इतने में काम हो जाएगा। यानी जो इंडिया गेट था, इसके लुटियंस वास्तुकार थे दोस्तों। ये इसी भर के नहीं दोस्तों, एक चीज और ध्यान रखना, दिल्ली के जितने भी सरकारी इमारत हैं, जैसे पार्लियामेंट है, संसद जिसे हम कहते हैं, राष्ट्रपति भवन है, ये सभी के वास्तुकार लुटियंस हैं। आधुनिक दिल्ली के निर्माता भी लुटियंस को ही माना जाता है, क्योंकि दिल्ली के में जितनी बड़ी बिल्डिंग बनी सब लुटियंस के वास्तु में, लुटियंस के आर्किटेक्ट में ही बनी है दोस्तों। ये विशेष ध्यान रखना ना, लुटियंस दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पर्सनालिटी है दोस्तों। हाँ, तो अब हम आ गए इंडिया गेट। इंडिया गेट में हमने बताया प्रथम विश्व युद्ध में शहीद भारतीय सिपाहियों की याद में इसे बनाया गया था दोस्तों, इसलिए इसे शहीद स्मारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शहीद स्मारक कहा जाता है। अच्छा, इसे किस आधार पे बनाया गया था, ये क्वेश्चन आता है। तो पेरिस के आर्क डी ट्रॉम्प, पेरिस की आर्क डी
ट्रॉम्स आर्किटेक्ट के आधार पर ही इसे बनाया गया था दोस्तों। यह 42 मीटर ऊंचा है और लाल बलुआ पत्थर व ग्रेनाइट से निर्मित है दोस्तों। इस इंडिया गेट पर उस समय के बाद से वर्तमान तक जो भी हमारे शहीद होते थे उनके इमेज यानी उनके नाम इस इंडिया गेट पर लिखे जाते हैं। और कोई भी बाहर का कोई भी जैसे विदेशी कोई भी दौरे पे जब आता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो सामान्यतः इंडिया गेट से ही प्रवेश कराया जाता है और बताया जाता है कि भारत इनकी बदौलत है, भारत में उनकी उपयोगिता को दर्शाया जाता है दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, अब जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी आए हैं, उनकी खुशी में हमने बताया गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया, हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब आगे देखेंगे दोस्तों, जैसे ही जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी आता है मुंबई, उसके बाद वह सीधा दिल्ली जाता है। कहाँ जाता है दोस्तों? दिल्ली जाता है और दिल्ली दरबार का प्लानिंग होता है। उसी समय वो पहला डिसीजन क्या लिया जानते हैं? उन्होंने बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया। बंगाल विभाजन की जो उन्होंने कैंसिल कर दिया दोस्तों, इसी के खुशी में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। अच्छा, पहली बार राष्ट्रगान कहाँ गाया गया दोस्तों? ये कलकत्ता में गाया गया। कांग्रेस का अधिवेशन 1911 कलकत्ता में गाया गया और बिशन नारायण राव उस समय अध्यक्ष थे। उन्होंने पहली बार राष्ट्रगान को गाया था दोस्तों। राष्ट्रगान क्या है बाद में हम बताएंगे दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो बंगाल को डिवीजन किया था उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया, इसी की खुशी में गाया गया। तो बंगाल का डिवीजन कोई एक दिन का प्लान नहीं था दोस्तों। 1906 में अरुणडेल कमेटी बनी थी और अरुणडेल कमेटी ने ही यह रिकमेंड किया था कि बंगाल डिवीजन को कैंसिल कर देंगे अगर, तो भारत की जो सिचुएशन है यानी ब्रिटिश के प्रति जो हानिस्टी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी के आधार पर 1911 में जो यहाँ के शासक थे उन्होंने बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया था दोस्तों। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबका? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान, अब जॉर्ज पंचम क्वीन मैरी ने पहला डिसीजन ये लिया दोस्तों कि बंगाल विभाजन को उन्होंने कैंसिल कर दिया। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीजें क्या हुई हैं दोस्तों, उसको जरा हम देखेंगे। और दूसरी ये किया जॉर्ज पंचम ने किया कि अप्रैल 1912, लाइन को अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, यही लाइन आता है आपके एग्जाम में। अप्रैल 1912 में इन्होंने राजधानी जो पहले कलकत्ता थी उसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। उस समय तत्कालीन जो वायसराय था वो लॉर्ड हार्डिंग था दोस्तों, और लॉर्ड हार्डिंग अपने बग्घी पर सज धस के दिल्ली की ओर आता है। उसी समय राजधानी परिवर्तन के समय, उसी समय एक महान क्रांतिकारी थे रास बिहारी बोस, उन्होंने उस पर बम फेंककर जापान भाग जाते हैं दोस्तों। यही रास बिहारी बोस हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस एडोल्फ हिटलर की सहयोग से फ्री इंडिया सेंटर में भारतीयों को इकट्ठा करके जापान आते हैं, तो यही रास बिहारी थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमांड सुभाष चंद्र बोस के हाथों में रखी थी दोस्तों। यही रास बिहारी बोस है। एक और कंफ्यूजन है दोस्तों, ये रास बिहारी बोस हैं और 1907 कांग्रेस के अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रास बिहारी घोष। दोनों अलग अलग नाम है, सेम होने के कारण कंफ्यूज मत होना दोस्तों, यहाँ बोस है वहाँ घोष है, दोनों अलग हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। अच्छा, इन्होंने बम क्यों फेंका था दोस्तों? देखिए 1911, ध्यान रखना, कभी भी अगर एग्जाम में पूछा जाए प्लेग की बीमारी पास्चुरेला पेस्टिस से होता है। पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया है दोस्तों, इससे होता है और यह पास्चुरेला पेस्टिस बैक्टीरिया से होता है। और ये जो बीमारी है हमेशा महाराष्ट्र में होता था दोस्तों, और ये चूहे के चूहे से होने वाली बीमारी है दोस्तों, चूहाओं की लहरी से। ये हमेशा महाराष्ट्र में होता था, ध्यान रखना दोस्तों। कभी क्वेश्चन पूछे तो बिना कुछ सोचे समझे महाराष्ट्र को गोला बनना। महाराष्ट्र के बाद पूरा भारत प्रभावित होता था दोस्तों। ठीक है। अच्छा, ये चूहे से होने वाली बीमारी है ना, और कहाँ पे हो रही है? महाराष्ट्र में। तो ये बताओ महाराष्ट्र का चूहा किसे बोला गया है? शिवाजी महाराज को औरंगजेब महाराष्ट्र का पहाड़ी चूहा बोलता था दोस्तों। ये भी लाइन याद रखना यहाँ पर। ठीक है, चलिए भाई हम आगे चलते हैं। अच्छा, तो उस समय हमने कहने का मतलब महाराष्ट्र में प्लेग बहुत ज़्यादा फैला था, तो लॉर्ड हार्डिंग उन प्लेग रोगियों के ऊपर
कुछ भी पैसा खर्च नहीं करता और सारा, जबकि 1911 दिल्ली दरबार में बहुत शान शौकत में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है। तो इसी गुस्से से वशीभूत होकर रास बिहारी बोस इसके ऊपर लॉर्ड हार्डिंग के बग्घी पर बम फेंके थे दोस्तों। ये दिल्ली दरबार का चैप्टर दोस्तों समाप्त हो गया। इससे कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं, उसको हम तुरंत यहीं पे बता देते हैं। एक होता है दोस्तों राष्ट्रगान। राष्ट्रगान हमारा क्या है? जनगण मन अधिनायक जय। ये दोस्तों गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि उपन्यास से लिया गया है दोस्तों। यह बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसे गाने में 20 सेकंड व 52 सेकंड लगते हैं। जो आर्मी वगैरह में होते हैं, जब युद्ध पीरियड में 20 सेकंड में गाते हैं दोस्तों, जो विशेष परिस्थिति है, और सामान्य हम लोग जो गाते हैं 52 सेकंड में गाते हैं दोस्तों। ठीक है। इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार बिशन नारायण राव के द्वारा दोस्तों गाया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे दोस्तों, इन्हें गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? ब्रह्मा बांधोपाध्याय ने दिया था दोस्तों। ब्रह्मा बांधोपाध्याय। और इन्होंने गांधी को कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि। चंपारण में सक्सेस होने के कारण गांधी को महात्मा की उपाधि। अच्छा, गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि जर्मनी में रह रहे भारतीय फ्री इंडिया सेंटर के लोगों ने दिया था दोस्तों। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तब एडोल्फ हिटलर को गोला भरना है दोस्तों। अच्छा भाई, हम आगे की बात करते हैं। गुरुदेव जी की जो फेमस उपन्यास गीतांजलि से लिया गया था दोस्तों, और गीतांजलि नोबेल पर ही इन्हें 1913 साहित्य का नोबेल प्राप्त हुआ था दोस्तों, जो एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार था दोस्तों। इन्होंने क्या किया था कि जो नोबेल से जो पैसा इन्हें प्राप्त हुआ था ना, इसी पैसे से इन्होंने शांति निकेतन विश्वविद्यालय कलकत्ता की स्थापना किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गुरुदेव जी के बारे में एक और खास बात है दोस्तों, इन्होंने भारत बांग्लादेश के राष्ट्रगान को लिपिबद्ध किया था, लिखा था दोस्तों, और जो श्रीलंका का राष्ट्रगान था उसको इन्होंने संगीतमय बनाने का कार्य किया था दोस्तों। ये विशेष ध्यान रखना। गुरुदेव के बारे में एक खासकर एसएससी में दोस्तों लगातार क्वेश्चन आया है, ये आप देखोगे तो लगातार आया है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों कि बहुत बड़े साहित्यकार विद्वान तो थे ही, इसके साथ जब ये 60 की उम्र में पहुंचे थे तो ये एक प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए थे दोस्तों। ये विशेष ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति साहित्यकार के साथ महान चित्रकार था, तो गुरुदेव के बारे में ही बोला जाता है दोस्तों। अच्छा, इनकी दूसरे एक स्टेटमेंट है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई का नाम दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर था, जो भारत के प्रथम ICS ऑफिसर माने जाते हैं दोस्तों। इनके पिता का नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर की दोस्तों सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, और इनकी बड़ी बहन थी सरला देवी। सरला देवी का जो बेटा था दोस्तों, उसी का विवाह इंदिरा गांधी जी से होने वाला था दोस्तों, जो बाद में कैंसिल हो गया था। अच्छा, हम लोग आगे देखेंगे। गुरुदेव जी के पिता का नाम दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर था। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हैं दोस्तों, ये रट लेना, ये क्वेश्चन बार बार आता है। तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर कौन है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। अब दोस्तों हम राष्ट्रगीत के बारे में थोड़ा सा देख लें। राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है दोस्तों। यह बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। इसे गाने में दोस्तों 65 सेकंड लगते हैं। कितना सेकंड? 65। राष्ट्रगान 20 सेकंड व 52 सेकंड था, इसको गाने में 65 सेकंड लगते हैं। अच्छा, राष्ट्रगीत हमें याद है, सुलजाम शुक्लाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो दोस्तों ये जो राष्ट्रगान था, राष्ट्रगीत था जो हमारा, ये पहली बार कब गाया गया था? ये 1896 कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष एम.एस. सयानी के द्वारा गाया गया था दोस्तों। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये इसे बंगाल जो ये स्वदेशी मूवमेंट चला था दोस्तों, यही राष्ट्रगीत वहां की गीता के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो राष्ट्रगीत है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और जो आनंद मठ उपन्यास है दोस्तों, इसकी एक खासियत है, आनंद मठ में ही सन्यासी विद्रोह का जिक्र मिलता है। किस विद्रोह का दोस्तों? सन्यासी विद्रोह का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? आनंद मठ में। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है दोस्तों, तो ध्यान रखना, सन्यासी विद्रोह में ही आनंद मठ का वर्णन दिखाई पड़ता है।
अच्छा दोस्तों, बस यहाँ से आज समाप्त हो गया दोस्तों। नेक्स्ट में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, लेकिन आप लोग कमेंट में नहीं दे रहे हैं, जिससे हमें ये लग रहा है कि आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख रहे हैं। तो दोस्तों कम से कम आप वीडियो देखें, हम इतनी मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, जिससे कि हम आप सफल हो सकें और आपको सफल कराने में कुछ अपनी जो हमारा एक लंबा एक्सपीरियंस है दोस्तों, 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस ही आपको शेयर करते हैं। तो कम से कम आप हमारे एक्सपीरियंस को समझें और वीडियो को देखिए दोस्तों। कमेंट में जो प्रश्न पूछे उत्तर देने का प्रयास करिए दोस्तों, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्य पर कामयाब होंगे दोस्तों। ठीक है, अब आज के सवाल पे हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों। रानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब घोषित किया गया था? 1 नवंबर 1858? नहीं दोस्तों, इस डेट को भारत की जो कंपनी का जो शासन था समाप्त करके रानी का शासन स्थापित हुआ था दोस्तों। 1861 नहीं हुआ था, 1877 में घोषित किया गया था दोस्तों, ये ध्यान रखना है। और 1935 का जो भारतीय शासन अधिनियम है दोस्तों, यहाँ से भारतीय संविधान का सर्वाधिक हिस्सा कलेक्ट किया गया है दोस्तों। दूसरा, दिल्ली दरबार का आयोजन नहीं हुआ था। 1877, 1903, 1911, 1835। 1835 सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी? तो 1877 दिल्ली दरबार के समय दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट, आधुनिक दिल्ली का निर्माता कौन था दोस्तों? फ्रांसिस डे। फ्रांसिस डे मद्रास का जो आधुनिक मद्रास है उसके फाउंडर माने जाते हैं दोस्तों। दूसरा, गैराल्ड अंगियार है, ये फाउंडर ऑफ मुंबई है दोस्तों। जाप चारनाक है, फाउंडर ऑफ कलकत्ता हैं दोस्तों। लैंडसियर लुटियंस हैं, इसे ही आधुनिक दिल्ली का वास्तुकार या निर्माता बोला गया है दोस्तों। नेक्स्ट, मिलान करने की बात है। प्रथम बार राष्ट्रगान कब गाया गया था? 1911 में गाया गया था दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन में। राजधानी परिवर्तन 19 अप्रैल 1912 में किया गया था दोस्तों, जो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर हुई थी। प्रथम बार राष्ट्रगीत कब गाया गया था दोस्तों? 1896 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में या मैं सयानी के द्वारा गाया गया था दोस्तों। थैंक यू क्लास। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और घंटी बजाना न भूलें, जिससे जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें दोस्तों आपको कंटिन्यू हमारा वीडियो मिलता रहे दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट में फिर से मिलेंगे दोस्तों।